कितना अमाउंट बताया आपने? जी नमस्कार, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। हमारे साथ देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक कंचन कुमारी जी हैं। और कंचन जी, आज हम बात करेंगे ट्रंप के बारे में। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद में भी ट्रंप ने जिस तरह से मनमानी की है और अदानी ग्रुप पर, या ये कह ले कि सोलर उत्पाद से संबंधित सोलर उत्पादों पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 126% लगाया है, जिसके जद में अदानी ग्रुप की कंपनियां सामने आती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि 126% के टैक्स से अडानी ग्रुप को भागती हुई दिखाई दे रही है, और ये टैक्स लगा तो लगा क्यों? क्या ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए ये एक शर्म की बात नहीं है कि अमेरिकी अदालत के फैसले के बावजूद इस तरह की बातों में सामने आना और आने के बाद में अडानी का इतना मुखर होकर के वापस निकलना और ट्रंप का दोबारा इस तरह से टैरिफ की तरफ बढ़ना? क्या है इसकी सच्चाई? इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल सोलर उत्पादन पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 126% लगाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां जो है वो जांच है, अमेरिकी जांच के दायरे से अपने आप को वापस 2025 नवंबर के बाद से उसने वापस अपने आप को ले लिया था, जिसके वजह से ट्रंप ने या ट्रंप प्रशासन ने उनके ऊपर 126% का टैक्स लगाया। दरअसल उनका मानना यह है कि अमेरिका जांच प्रकरण से खुद को वापस जब ये अडानी ग्रुप ने लिया तो उसमें पाया कि बहुत कम समय में बड़ी छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा बड़ी मात्रा में सोलर सेल निर्मित किए गए और भारत सरकार के विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का अडानी ग्रुप ने लाभ लिया। जैसे उसमें एडवांस ऑथराइजेशन प्रोग्राम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोग्राम और एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम की वजह से इनको सब्सिडी मिला सरकार के द्वारा और सस्ता सामान अपना अमेरिका के बाजार में उन्होंने बेचा, जिससे अमेरिकी बाजार या अमेरिकी उत्पादन करने वाले कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से उन्होंने एक शिकायत की और उसमें जांच में पाया गया कि अडानी ग्रुप ने जिस सोलर प्रोडक्ट का निर्माण किया था उसमें चीन के द्वारा बहुत सारे ऐसे पार्ट या फंडिंग थे, जिसकी वजह से वो लगातार सस्ते माल को खरीद करके यहाँ पे अपना निर्माण कर रहे थे और अमेरिका के बाजारों में वो बेच रहे थे। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की सोलर इंडस्ट्री को चीन से आयात पर भारी निर्भरता का जिक्र उसमें दिखाई दिया और चीन की कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, जो कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसी जगहों पर उनके निवेश पैटर्न से मिलता जुलता है, जिससे अमेरिकी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा पर काफी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप सरकार का यह मानना है कि इस परिस्थिति में निश्चित तौर पे जब आप सस्ता खरीदते हैं और निर्माण करते हैं और फिर हमारे यहाँ बाजार में बेचते हैं, उस परिस्थिति में हम अपने यहाँ के उत्पादकों को घाटे की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसके वजह से आपके ऊपर 126% का टैक्स लगाया जाता है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर अडानी ग्रुप ने अपने आप को इससे वापस क्यों लिया? क्या ये इस बात का डर था कि यदि इस बात में यदि जांच होती है और उस जांच में यदि ये बात निकलती है कि जिस हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं उसकी हवा निकलती हुई दिखाई देगी? हम सब जानते हैं कि अडानी गुजरात से आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जब वो वहां के मुख्यमंत्री होते थे तब से लेकर अभी तक उनका संबंध बहुत शानदार रहा और उसी संबंध का असर आज तक प्रधानमंत्री के बनने के बावजूद भी दिखाई देता रहा। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने व्यवसायिक विकास पर जोर देते हुए अडानी को बहुत फायदा दिलाया था, बहुत सारे सब्सिडियों का फायदा दिलाया था। उन्होंने गुजरात के बंदरगाह हो, ऊर्जा परियोजनाओं में अथाह निवेश और भी अन्य निवेश की बात करेंगे हम। लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि अडानी के इस तरह से कदम खींचने की वजह से क्या देश की किरकिरी हुई है? क्या देश की वो बात उन बातों की पोल या कलई उतरती हुई दिखाई दे रही है कि देश खुद बनाता है, हम अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में रखते हैं, या देश एक बार ट्रंप के कदम से और अडानी ग्रुप के पीछे पैर खींचने से एक बार फिर शर्मसार हुआ है? हम आज इसी पे बातचीत करेंगे। कंचन जी हमारे साथ है। कंचन जी, जितनी बातें हमने कही आप इससे ज्यादा जानती है, हम चाहेंगे कि आप इस पर अपना विचार रखें और बताने का प्रयास करें कि क्या वाकई देश के सामने इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है एक उद्योगपति की वजह से कि हमें शर्मसार भी होना पड़ता है, हमें कदम भी खींचना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को या भारत को खास करके मोदी के इस तरह से ध्वंस को भी सहना पड़ता है? आप अपनी बात। जी कंचन जी। जी जी, सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। देखिए संजीव जी, हमें प्रकरण को समझने की जरूरत है। 126 भारत के टैरिफ जो लगाया गया है, इसके साथ साथ हमारे और भी जो देश हैं उन पर भी लगाया गया है। जैसे कि इंडोनेशिया पे लगाया गया है 143% का लगभग लगाया गया है।
उसके बाद लाओस करके उस पे 181% का लगाया गया है। यह एक ट्रम्प के काउंटर बिल्डिंग ड्यूटी भी है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो भारत पर ये बार-बार ट्रम्प की तरफ से दबाव दिया जा रहा है, जो देश के हमारे जो सरकार है, वो क्यों पीछे कदम बार-बार खींच ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जब अ, ट्रम्प के द्वारा हमारे ऊपर दबाव दिया जाता है, तो जब देश के जहाँ मुखर होकर के उसका जवाब देना चाहिए, वहाँ जवाब ना दे करके उसको सफाई देने का काम करने लगते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए, उसका जवाब प्रॉपर वे में देना चाहिए, प्लस देश की जनता को भी बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि वैश्विक स्तर पर ट्रम्प के टैरिफ प्लान को रद्द कर दिया जाए, लेकिन ट्रम्प ने उस अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करी। तो ट्रम्प तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो मनमर्जी होगी हम वो करेंगे। लेकिन जो हमारी देश की सरकार है, जो जनता उन पर भरोसा करी है, वो भरोसा बार-बार जो टूट जा रहा है, वो क्यों टूट रहा है? उसको किस तरीके से हम ये क्या एक सिर्फ जो बाज़ार है या जो हमारे व्यावसायिक लोग हैं, क्या उनको बचाने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है? ये नहीं होना चाहिए। आप देश की साख को बचा करके रखें, ये नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, अज़ान हो रहा है बगल में तो हाँ, जी, कोई नहीं, कोई जी, कोई तो नहीं मैं थोड़ा-सा वो हाँ, जी। कंचन जी मूल सवाल ये है कि हम जिस सवाल पे बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का अडानी से नजदीकी संबंध, जो लगातार विपक्षी पार्टियों समेत तमाम देश के लोग इस पर सवाल खड़ा करते रहे कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने पहले भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके अडानी जाते हैं और विदेशों में, कई देशों में, एक देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई देशों में, बांग्लादेश, इजराइल, केनिया, तंजानिया, मोदी के विदेश यात्राओं के बाद से ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप को लगातार ऐसे देशों में अपने प्रोडक्ट को या अपने व्यापार को फैलाने का मौका मिलता है और वो बढ़ता हुआ चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि देश के उद्योग हम ये नहीं कहते कि देश के उद्योगपति को फलने फूलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक उद्योगपति को फलने फूलने का मौका मिले और वो उद्योगपति सरकार के बहुत करीब दिखाई दे, मुख्यमंत्री के करीब दिखाई दे, उनके गृह स्टेट का दिखाई दे और उनके वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि फजीहत होती हुई दिखाई दे। इस परिस्थिति में क्या सचमुच में सरकार को इस मामले पर कुछ स्पष्टीकरण, अडानी ने कदम क्यों खींचा, क्या अडानी की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, ये इस पूरे प्रकरण पे आप कुछ प्रकाश डालें कि ये गठजोड़ सत्ता और अभी जी अभी का क्या सिचुएशन हम लोग के सामने आ रहा है ना कि देश से बड़ा उद्योगपति हो गया है। कहीं ना कहीं देश को अगर शर्मसार होना पड़ रहा है, लेकिन उद्योगपतियों को कहीं से घाटा नुकसान नहीं होना चाहिए। भले देश की जनता को नुकसान हो जाए वो ठीक है, लेकिन उद्योगपतियों को कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ये जो टैरिफ है और जो भी ट्रम्प बार-बार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि चाइना से रिलेशन है, तो आप एक बात बताइए, अभी जो गंगोटिया में जो हमारा एक हुआ और उस पर हमारे जो लोग वहाँ जा करके उसके विरोध में प्रदर्शन किए, तो दोषारोपण सारा उसके ऊपर किया गया जिसने उसका विरोध किया। लेकिन वो कहीं से भी ये नहीं बताया गया कि ये क्यों गंगोटिया में जो हुआ है वो क्यों हुआ। इसको ना क्लियर करके दोषारोपण उनकी तरफ कर दिया गया। एप्स्टीन फाइल बहुत बड़ा एक सामने निकल करके आ रहा है मुद्दा, उसको भी कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है कि कौन सी ऐसी नस ट्रम्प के पास है जो बार बार हमारे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। मतलब आपका इशारा ये है कि एप्स्टीन फाइल में है जो बार बार हम ये कह सकते हैं कि हरदीप पुरी सरकार में बहुत बड़ी हैसियत नहीं, लेकिन सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री के सामने एक छोटा हैसियत तो रखते ही हैं। ऐसे लोगों के प्रति इशारा करते हुए या उनका नाम दिखाते हुए ट्रंप ने एक इशारों में ये बात बताई है कि यदि आप हमारी बातों को नहीं सुनते, आप हमारे साथ नहीं चलते हैं, तो आगे हमारे तर्कश में बहुत सारे तीर हैं जो निकलेंगे, तो फिर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि हाँ, वो उन्होंने कहा कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी राजनीतिक करियर समाप्त नहीं करना चाहता। तो जब इस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम जैसे लोगों को लगता है कि कोई ना कोई कमजोर नस है उनके हाथ में, जो वो बार बार इशारों में कहते हैं कि अब हमारी बात मान लो नहीं तो दबा दे।
ये भी कहा जाता है, हमने जी, देखा बिल्कुल, राहुल गांधी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बार-बार बोल रहे हैं कि ट्रंप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये किस तरह का मित्र है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसा मित्र है जो पीठ में खंजर भोंक रहा है, या ऐसा मित्र है जो गला दबा रहा है, तो भाई ऐसे मित्र को रख कर के आपको क्या फ़ायदा? क्योंकि ये आपका निजी मामला नहीं है ना, ये हमारे पूरे देश का मामला है। आप पूरे देश की जनता आपके ऊपर नज़र टिकाए हुई है कि आप क्या फैसला लेते हैं, क्या उसके हित के लिए, क्या अहित के लिए है। ऐसे में ऐसे मित्र को आपको पालने की ढोने की क्या ज़रूरत है, जो आपका ही गला दबा रहा हो? देखिए, मेरा मानना ये है, हालांकि मेरा क्या सार्वजनिक रूप से मानना यही है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष कभी मित्र नहीं हो सकते। उन दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के अपने अपने राष्ट्र के हित सर्वोपरि होते हैं और वो राष्ट्र के लिए बात करते हैं। तो व्यक्तिगत उनका अपना कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, निश्चित तौर पर बातचीत, व्यवहार, संबंध एक अलग चीज है, लेकिन राष्ट्र जी। सर्वोपरि है और राष्ट्र के हित सर्वोपरि है। हम ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बावजूद 10% टैरिफ आने के बावजूद उन्होंने डंके की चोट पर यह बात कही कि हम एक पैसा भी टैरिफ के रूप में भारत को नहीं देंगे और भारत हमें देता रहेगा। 500 अमेरिकी अरब डॉलर की खरीदारी वो जिन्होंने वादा किया है वो करते रहेंगे। तेल के बारे में जो समझौते हुए हैं वो तेल रसिया से नहीं खरीदना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह से ये बात कही, क्या भारत सरकार को भी एक बार स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से ये बात नहीं कहनी चाहिए कि ये जो आप धौंसबाजी कर रहे हैं और ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बराबरी का दिखता हुआ, मित्रता में दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को सबसे आगे, सबसे उच्च और अपनी बात मनवाने वाले के तौर पर आप पेश करना चाहते हैं। ये हमारे सम्मान के लिए ठीक नहीं है। यही बात विपक्षी पार्टियां लगातार कहती चली आई कि आपने जो समझौता किया था उसमें आपने किसानों के हितों का समझौता आपने कर दिया, आपने बराबरी का कुछ नहीं किया, आपने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। वो बहाने करते रहे कि अभी क्या है मसौदा, क्या है, किसी ने देखा, किसी ने सुना, जब तक नहीं आया तो उसमें चर्चा कैसे हुई और फिर बात यहां तक पहुंची कैसे। तो निश्चित तौर पे एक बात तो दिखाई दे रही है कि ट्रंप की धौंसबाजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनके भाषा में जिस तरह की वो अक्खड़पन दिखाते हैं भारत के सामने, भारत को भी उसी अंदाज में जवाब देने की जरूरत आ गई है क्या? बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के आगे हम ये दिखाएँगे कि हम बहुत ज़्यादा मज़बूत है तो कोई मतलब नहीं है। आप ऐसी जगह पे दिखाइए जहाँ पर कि मज़बूती हमारी दिखनी चाहिए। देश हमारा कितना सशक्त है और कहाँ-कहाँ पर हमें क्या जो हमारा है उसको हमें किस तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहिए, वो उनको दिखाना चाहिए। अब देखिए पहले भी हमें ट्रंप कितनी बार तेल का जब मामला आया था, तो तेल के लिए भी बात हुई थी कि हम वहाँ से नहीं खरीदारी करेंगे, उसके लिए भी हुआ। फिर उन्होंने एक बार धमकी भी दी कि 10% के बजाय हम 15% लगा देंगे। तो बार-बार वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई न कोई ऐसी बात है, जिसकी वजह से हम बार-बार झुकते जा रहे हैं, बार-बार वो वहाँ पर एक हमारे शब्द नहीं होते कि हम वहाँ पर क्या बोलें, उनको क्या कहें, और उसमें हम दबाव में उनके आते जा रहे हैं। और बार-बार हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं। 126 लगाने का मतलब जान रहे हैं आप क्या होगा हमारे देशवासियों पर? कितना बोझ आ जाएगा? क्या वो महँगाई हो 126 जाएगी? आत्मनिर्भर भारत होने का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं आप या किसी एक को सिर्फ़ फ़ायदा दे रहे हैं? किसी एक घर को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, सिर्फ़ अपनी गर्दन बचाने के लिए? सवाल तो ये भी है कि मोदी के ये उद्योगपति मित्र यदि भारत से कोई सामान यदि अमेरिका में सप्लाई करने की बात कर रहे हैं और सोलर से संबंधित यदि कोई सामान यदि सोलर से सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वाकई चीन की निर्भरता या चीन मतलब चीन के व्यवसायिक बहुत ज्यादा तरीके से इंडिया में इन्वॉल्व है, उनका संबंध अडानी के साथ है, जिसके वजह से वो अपने कम समय में भारत की तरफ से सब्सिडी भी उठाते हैं, सस्ते में बेचते भी हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका का अपना हित है, वो अपने हित के लिए खुलेआम यदि हमने देखा, थोड़ा सा देख रहे थे कि किन किन जगहों पे, तो हमने देखा कि अडानी को ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ नियामकीय सहूलियतें भी मिली। इस संबंध में ये आगे भी जारी रहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी रहा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अडानी को सब्सिडी मिली, कोयला और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अडानी को काफी लाभ मिला। गुड्डा पावर प्लांट की ड्यूटी फ्री छूट जो बांग्लादेश के लिए था, बाद में घरेलू बिक्री के लिए भी अनुमति दे दी गई। तो निश्चित तौर पे एक सरकार के द्वारा एक उद्योगपति पर इतना मेहरबान, और वो उद्योगपति उस लेवल तक चला जाए, लगातार विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो लगातार इस संबंध पे, इस तरह के अडानी के संपत्तियों के बारे में लगातार अचानक वृद्धि के बारे में वो प्रश्न खड़ा करते रहे और ये बात पूछते रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये इस लेवल तक पहुंचा है। तो
सरकार की साख क्या एक बार पुनः दांव पे है? अडानी को क्या जांच में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि वो नहीं करते हैं तो 126% का ये टैरिफ हिंदुस्तान झेलेगा। ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा टैरिफ है। तो इस बिल्कुल परिस्थिति झेलेगा। में अभी देखिए जो हमारी जो भारत में सोलर सिस्टम चल रहा है ना, इसमें सब्सिडी सरकार बहुत दे रही है, लेकिन जो अमेरिका के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और उनका ये कहना है कि हम लोग चाइना का प्रोडक्ट देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे देश की अभी जो एक शर्मसार होने वाली जो घटना हुई थी, उसका उन्होंने एक फ़ायदा उठाया, हम ये भी कह सकते हैं। हमने देखा कि वो जो आरोप लगाया गया कि कोलंबिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसी जगहों पर उनके निवेश के जो पैटर्न है वो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। AASMT अमेरिकी सोलर मैन्युफैक्चरिंग गठबंधन ने इसके बारे में शिकायत की थी कि हमारे यहाँ इस तरह से जो सोलर मैन्युफैक्चर के सामान जो बाहर से आ रहे हैं उनके वजह से हमारे इस मैन्युफैक्चर पर असर हो रहा है, हमारे कमाई पे असर पड़ रहा है, हमारे बिक्री पर, उत्पादों पे असर पड़ रहा है। तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी। तो निश्चित तौर पे उनके शिकायत पर यदि अमेरिकी सरकार ने संज्ञान लिया, अमेरिकी सरकार ने देखा और 126% टैक्स लगाया, क्या सरकार, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप खुले मन से आप ये बात बोलें कि क्या भारतीय सरकार को इस उद्योगपति को ये बात कहनी चाहिए कि आप जांच में सहयोग करें, आपके वजह से पूरा हिंदुस्तान या आपके वजह से इस तरह से 126% का टैरिफ हमारे लिए बेहतर नहीं है? ये कहना कि आपने सहयोग नहीं किया और सचमुच में नवंबर 2025 में इन्होंने उस जांच से अपने आप को अलग कर लिया। तो क्या सरकार को इस पर सख्ती अख्तियार करना चाहिए या कर पाएगी क्या जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है? आप नहीं देख रहे हैं सरकार किसकी है? जब सरकार एक घर को फ़ायदा पहुँचाने में लगी हुई है, तो कैसे उनसे दबाव बनाएगी कि आप इसका जाँच में सहयोग करिए? क्या ये वाजिब नहीं है? आप खुद बताइए। और करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जहाँ हमारे देश की इज़्ज़त की सवाल है, जहाँ पर हमारे ऊपर उँगली उठाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है चीज़ों को कंट्रोल करने की, वहाँ बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन क्यों पीछे हट रही है? बार-बार सवाल तो ये उठ रहा है ना, कि सरकार भी पीछे हट रही है। आखिर किसके पास गर्दन फँसी हुई है? किसके पास हमारी नस है, दबी हुई है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प के पास है कि व्यावसायिक जो इनके दोस्त हैं उनके पास है या दोनों के पास है। दोनों लोग मिल करके हमारे देश के जो सरकार है उनको दबाने में लगे हुए हैं और ये पीछे भी हट जा रहा है, बार-बार दब भी जा रहा है। जिस हिसाब से इनको काम करना चाहिए वहाँ पर, वो नहीं कर पा रहे हैं। सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जाँच में। दरअसल इन सब बातों को हवा तब भी मिलता है जब हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जिस तरह से ट्रंप ने घोषणा की थी और भारत सरकार के घोषणा से पहले उन्होंने सीज फायर की घोषणा की थी, देश को संबोधित करने वाले थे देश के प्रधानमंत्री, उसके 20 मिनट 10 मिनट पहले उन्होंने अपना वीडियो जारी कर दिया और अभी तक न जाने तमाम 20, 25, 50 बार से ज्यादा उन्होंने कह दिया कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 200% टैरिफ की धमकी देकर के हमने युद्ध रुकवाया वरना बहुत नुकसान होता। तो वो ट्रंप की बात या ट्रंप के बोलने के जो अंदाज है वो निश्चित तरीके से भारत के लिए असहज स्थितियां पैदा करती है और भारत को पाकिस्तान की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने वाली बात है। वो भारत को और पाकिस्तान को बराबर की श्रेणी में रख करके वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे उस वक्त भी। सरकार ने तब भी खुल के कुछ नहीं बोला। लोग इंतजार कर रहे थे कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में सरकार कम से कम एक बार बोले कि ट्रंप कौन होता है। सरकार क्या, सरकार यदि नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का नाम वो बार-बार ट्रंप यदि नरेंद्र मोदी का नाम बार-बार ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व करते हुए वो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक तौर पर ये बात कहनी चाहिए, लेकिन उनकी चुप्पी और उसी चुप्पी की वजह से सदन में विशेष चर्चा तक कराने की नौबत आ गई। उस चर्चा में भी कुछ निकला नहीं। विपक्षी पार्टियां जिस बात पे वो बात करना चाहती थी वो बात निकल के आई नहीं। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते रहे और गुणगान करते रहे। निश्चित तौर पे वो ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के लिए बहुत बेहतर था, लेकिन ट्रंप की इस तरह की बातें लगातार, ये हम धौंस हम कह सकते हैं। किसी जमाने में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी जी, कहा जाता है कि 56 इंच का सरकार, और लोगों को ये कहते हुए सरकार के लोग गर्व से सीना फुलाते हुए नहीं थकते हैं कि इस बार बहुत मजबूत सरकार है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे लोग वहां से वैसे हाथों में बेड़ियां लगे हुए और पैरों में हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगे हुए वहां से जब वापस आते हैं, तो ये हमें सब सांत्वना देने के लिए बताया जाता है कि नहीं, ये गलत तरीके से वहां गए थे, इस वजह से इनके साथ इस तरह से हुआ। लेकिन तमाम उन छोटे छोटे देशों के लोग भी वहां गए थे उस रास्ते, लेकिन स्वाभिमान के साथ उनको वापस लाया गया। तो ये लगातार शर्मसार करना, क्या ये सीना चौड़ा होने की निशानी है, या ये एक हवा बनाई गई है? जिस हवा जो बैलून में हवा भरा गया था वो धीरे धीरे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलून का आकार सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, 56 इंच का सीना सिर्फ़ कह देने से नहीं होता है, उसको करके दिखाना भी होता है। 56 इंच एक कहावत है हमारे यहाँ, जैसे कहा जाता है कि 56 इंच का सीना उसका होता है जो मजबूत होता है। सिर्फ़ बाजुओं से मजबूत नहीं होना चाहिए इंसान को, उसको हर तरीके से मजबूत होना चाहिए और ख़ास तौर पे उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जिस पद के लिए उसको देश की जनता ने सर्वोपरि रखा, आगे रखा और पूर्ण बहुमत से दे करके उन्हें वहाँ पर बिठाया गया। तो ऐसे लोगों के सिर्फ 56 इंच सीना को दिखाना भी होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि बार-बार ये शर्मसार होना या जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी आँखों पे ही पट्टी बंधी हुई है। हमारी आँखों पे ही, जनता की आँखों पे ही पट्टी बंधी है और जानते हैं ये बात खुल चुकी है, खुली किताब हो चुकी है कि क्या हो रहा है देश में, सबको पता है। ये तो कहिए कि हम आप जैसे यूट्यूबर्स जो हैं अभी जो यूट्यूब पर हम लोग चैनल चला रहे हैं, ये कहीं न कहीं से बातों को खोल करके ला रहे हैं सामने, वरना देश में किस तरीके से काठ का चश्मा पहनाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं और कहीं न कहीं वही चीज़ें निकल कर के हमारे सामने आ रही है, जो हमें दिखाया जा रहा है। वो गलत है या सही है हम उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे तो खुली किताब दिखती है सब कुछ कि क्या हो रहा है और किस तरीके से छुपाया जा रहा है। कंचन जी, देश के नेता प्रतिपक्ष लगातार इस तरह की बातों का या इस तरह की घटनाओं का जिक्र लगातार सदन में करते रहे। वो बोलने की कोशिश भी करते रहे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता या फिर उन्हें बीच में रोक-टोक की जाती है। जिन नियमों और जिन किताबों का हवाला देते हुए, जिन कानूनों का हवाला देते हुए उनको बोलने नहीं दिया जाता, सत्ता पक्ष के लोग उसी नियम को तार-तार करते हुए दिखाई देते हैं और लोकसभा स्पीकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं। एक शब्द भी वो नहीं बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की जनता बड़े गौर से देखती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार इन सारे मसलों पे खुल के वो बात करते हैं। लगातार उन्होंने कहा था कि सरकार की असफलताओं के बारे में वो लगातार कहते रहे कि एक ऐसा उद्योगपति देश को सरकार कर रहा है। देश के सारे पैसे कुछ चंद उद्योगपतियों के जेब में जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, विद्यार्थियों के सुनने वाला नहीं है। लगातार वो अपनी बात कहते चले आए। सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, वो बाहर जाके बोल रहे हैं, विदेश में जाके बोल रहे हैं। एक ये भी व्यथा है कि आपको लोग विदेश में सुनते क्यों हैं? अब क्यों सुनते हैं? टेलीप्रॉम्प्टर वाले तो है नहीं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने देखा कि एयरपोर्ट पर उतरते वो जिस भी देश से आते थे, सारे पत्रकार उनको घेरते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे। लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को लोगों ने देखा है कि 12 साल हो गए लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पत्रकारों का सामना एक बार करे और खुले मन से उसके सवालों का जवाब दे। तो राहुल गांधी, आप देखिएगा सदन में कभी उनको निकलते देखिएगा, न किसी पत्रकार से कोई उनकी अदावत, न किसी तरह की कोई बात, वो खुल के बात करते हैं। और वो जब पत्रकार एक तरफा बात करता है तो उन्हें वो तस्वीर दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते कि आप कर क्या रहे हैं, क्या आप वाकई अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो एक बोलने वाला नेता जिसके ऊपर पूरी ताकत सरकार ने लगा दी कि उसको कैसे चुप करा दिया जाए, उसको डिफेम कर दिया जाए, लेकिन वो लगातार सरकार से सरकारी मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो हैं वो सदन और सदन से बाहर लगातार उठा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा चूंकि अडानी पर कर रहे हैं और जो वो टैरिफ के सवाल के जवाब से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जांच नहीं करने देना चाह रहे हैं। एक बार पुनः देश के सामने इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है जो हम जैसे लोगों के लिए असहज स्थिति है कि इसका क्या जवाब दें, किसी को क्या जवाब दें। तो उस परिस्थिति में इंतजार है आने वाले दिनों में कि क्या देश की जनता या फिर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया। मुझे नहीं लगता इस पर कोई, ये मत सोचिए, मुख्य धारा की मीडिया को आप देखेंगी तो मुख्य धारा की मीडिया 50% टैरिफ को भी मास्टर स्ट्रोक मानती थी और कहती थी कि हिंदुस्तान इससे मजबूत होगा, और 18% को भी मास्टर स्ट्रोक मानती है कि टैरिफ 18% लगने का भी मास्टर स्ट्रोक अपना फायदा है और 10% का फायदा तो वो गिना ही रही है। तो मुख्य धारा की मीडिया वो सरपट हुई है, बेरीज की लिजी हो गई है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं निश्चित तौर पे जनता के बीच में अब प्रासंगिक हुए हैं और लोग इन मुद्दों पर जानने की कोशिश करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, क्या सचमुच हमारा देश, वो जो आपने चर्चा किया कि किस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने वो ओरियन के नाम पर एक डॉग लाके जितनी फजीहत कराई। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में यहाँ फजीहत हुई, पहले चीन ने ही उसको लेकर के ट्वीट किया था कि ये हमारे यहाँ का डॉग है। निश्चित तौर पे वो एक कार्रवाई करने की कोशिश होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होती, लेकिन सरकार की आंखों में ऐसी कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं देती। मेरा मानना है सरकार भी वैसे ही कर रही है। मैंने कहा कि आज जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं 126% टैरिफ की, आम हिंदुस्तानी को भी हम जानते हैं कि अब आने वाले दिनों में
कुछ दिनों के बाद में पर्व त्योहार आएंगे। आप हर दिवाली में आप देखती हैं, दशहरे में आप देखती है कि चीनी झालरों का बहिष्कार, गणेश जी का बहिष्कार, शंकर जी का बहिष्कार, चीनी उन सामानों का बहिष्कार, ये छोटे-छोटे मुझे एक बात और बोलना है, जैसे आपने चीनी चीजों का बोला बहिष्कार के लिए, आप ये देखिए कि एक आम जनता जो है, जो ठेले पे और रेहड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए रोज पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, बोलते हैं कि पॉलीथीन यूज नहीं करोगे तुम। और जब हम जाते हैं मॉल में खरीदारी करते हैं, तो मुझे वहां पर एक अलग से थैला दिया जाता है, उसका पेमेंट भी हमें अलग से देना होता है। और जब उसके अंदर हम सामान भरते हैं, वो सब पॉलीथीन में होता है। उस पॉलीथीन पे बैन क्यों नहीं लगता है? तो वही चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो आप बात बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो धर्म का अफीम लोगों को चटाया जा रहा है, जो भी इस तरीके की न्यूज निकल करके आती है, जब एक्सचेंज जैसे चीजें निकल करके आती है, या पहले कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी बातें निकल करके आई, चंदा लेने वाली बातें निकल करके आए, वहां पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाता है धर्म का आड़। वो सब चलने लगता है, तुरंत धर्म की चीजों को दिखा करके हमारे आंखों के सामने से बिल्कुल ओझल कर दिया जाता है। तो विपक्ष उठा रही है, लेकिन बात को सड़कों तक नहीं पहुंचा पा रही है ना, दिक्कत यहाँ पर आ जा रही है। कंचन जी, थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन आप चंदे की आपने बात की तो मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड था, उस पे लोकसभा सचिवालय को ये आदेश दे दिया गया है कि इस पे अब कोई चर्चा नहीं होगी, किसी बारे में उससे जांच की कोई बात नहीं होगी, कोई आरटीआई नहीं लगाई जा सकेगी कि वो पैसे कहां से आया, किसने खर्च किए, कैसे खर्च किए। मैंने कहीं कुछ बोला था कि पैसे लोगों के हैं। लगभग 57 देश की वैसी कंपनियां जो सरकार के सहयोग से चलती है, उन लोगों ने चंदे दिए हैं। करीब 217,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने दिए थे, उसमें रिकॉर्ड में देख रहा था। तो लेकिन इसकी चर्चा अब नहीं होगी, इस पे आप चर्चा नहीं कर सकती हैं, कोई आरटीआई नहीं लगेगा। पैसे कौन आए, कहां से आए, मैंने कहीं चर्चा किया तो लोगों ने हमको बताया कि आपको पता नहीं है कि कोर्ट में मामला था और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत है। अब तो पहली बार हमको ऐसा सुनने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री भी व्यक्तिगत अपना चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल अपना अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, तो ये पहली बार। लेकिन चूंकि प्रजा ने ही राजा को चुना है और प्रजा को ये बात समझ में आ रही है कि वो पैसे कब गए, कहाँ गए, किसके खाते में गए, किसने उसका इस्तेमाल किया, कोई यदि जानकारी नहीं है, और प्रजा को यदि अच्छा लगता है तो फिर हम और आप कौन है, चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ गया है, और कल फिर इसी तरह से किसी नए और ताजे मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम दोनों मिलके। तब तक के लिए पूरे अपने दर्शकों को नमस्कार, आदेश दीजिए, विदा कीजिए, और कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। नमस्कार। जी, बिल्कुल। नमस्कार।